नमस्कार आप सभी को, मैं सत्या भारद्वाज सर भारद्वाज आईएएस एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल जो वीडियो पार्ट 2 वाला है जिसका नाम है द एडवेंट ऑफ यूरोपीय कंपनीज इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसका जो पार्ट 2 है उसमें हम लोगों ने कल देखा कि आखिर यूरोपीय कंपनी के भारत में आने के पीछे वो कौन सा रीजन था, वो कौन सा कॉज था। तो पहला कॉज मैंने जो बताया था वो बताया था इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज का मतलब होता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब होता है कि वो हमारे यहाँ इसलिए आए ताकि वो आ करके भारत के जो रिसोर्सेस है, बहुत सारे भारत जो है रिसोर्सेस के मायनों में यदि बोला जाए, संसाधन के मायनों में, तो वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में बहुत आगे था। तो भारत के पास वो संसाधन थे जो कहीं भी वेस्टर्न कंट्री में और अरबियन कंट्री में नहीं मिलते थे, या मिलते भी तो बहुत कम मिलते थे। तो इसलिए वो लोग आए और भारत से संसाधन ले गए रॉ मटेरियल फॉर्म में। जैसे कि कॉटन ले गए भारत से, कॉटन का मतलब होता है कपास, कपास की फार्मिंग यानी खेती होती थी इंडिया में। स्टोन ले गए, जैसे भारत से स्पाइस ले गए, भारत से ब्लैक पीपल ले गए, सिल्क ले गए भारत से, तो ऐसे इंडिगो ले गए और ले जा करके अपने यहाँ पैकेजिंग करके उन्होंने दूसरे देशों में जा करके और अपने देशों में, यहाँ तक कि इवन इंडिया में भी ला करके और बहुत सारा पैसा उन लोगों ने कमाया और कमा करके अपने इंडस्ट्री की ग्रोथ पे लगाया, है ना। तो इस बात को जरा ध्यान में रखना है। आज मैं बता रहा हूं कि वो रिलीजियस कारण कौन सा था जिसके चलते वो आए थे। यूरोपीय कंपनियों के आने के पीछे एक तो कारण आप लोग जान गए, इकोनॉमिक कारण था कि पैसा भारत से जाना है, भारत से सामान खरीदना है और ला करके अपने मार्केट में या और दूसरे यूरोपीय मार्केट में बेचना है और पैसे कमाना है। एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि रिलीजियस कारण। रिलीजियस कारण से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा यूरोप का पूरा मॉडल, और इसको हम ऐसे करके बता रहे हैं ताकि आप बढ़िया से समझ जाओ कि आखिर रिलीजियस कारण क्या था। अब देखिए, रिलीजियस कारण में यही था कि वो लोग भारत आएंगे और भारत के जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जो कम्युनिटी है हिंदू की, उन लोगों को क्रिश्चियन धर्म बदलेंगे, क्योंकि जितने भी यूरोपीय कंट्री वाले लोग थे वो सारे के सारे क्रिश्चियन थे। और आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियन में और मुस्लिम में वर्ल्ड में उस समय सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, और आज भी मैं बताऊं तो इन्हीं दो धर्मों के बीच सबसे ज़्यादा विवाद रहा है। क्योंकि संख्या भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म की और ईसाई धर्म की विश्व में संख्या मिलेगी। मुस्लिम कंट्री की यदि हम बात करें तो 57 कंट्री जो है वो मुस्लिम कंट्री हैं, अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इन दोनों के बीच जब वहाँ से मुस्लिम अटैक होगा यूरोप पे, है ना, 1453 में ऑटोमन अंपायर के द्वारा, जो टर्की का सबसे पावरफुल अंपायर कहा जाता था, उसके द्वारा जब अटैक किया जाएगा ईस्ट यूरोप पे, तब जाकर के वहाँ के जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इस बात के लिए अवेयर होगी कि अब हमें सुरक्षित होने की ज़रूरत है इन लोगों से। और सुरक्षित होने के लिए जो हमारी जनसंख्या कम पड़ रही है, उस जनसंख्या को नेचुरली तो बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए एक तरीका मात्र है कि वो भारत में जाओ और भारत में जाकर के वहाँ के लोगों को क्रिश्चियन धर्म में बदलो। तो चलो आते हैं यूरोप का मॉडल समझते हैं। देखिए, ये यूरोप है और इसको जो है ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है हमारा 4th AD का समय। 4th AD का मतलब होता है कि चौथी सदी। चौथी सदी में क्या होता है कि यूरोप का 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में जो है यूरोप डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट वाज कॉल्ड ईस्ट यूरोप। और ईस्ट यूरोप हमेशा आप देखना जो साइड है उसमें जो दाहिना वाला हिस्सा है उसी साइड में ईस्ट पड़ेगा, और बायां वाला साइड जो लेफ्ट हैंड है उस साइड में वेस्ट पड़ेगा। तो एक तो हो गया ईस्ट यूरोप एंड सेकंड हो गया वेस्ट यूरोप। ठीक उसी तरह से जैसे भारत 1947 की बात करें तो भारत का 2 पार्ट में बंटवारा हुआ था, एक इंडिया एंड पाकिस्तान में।
तो आज भी देखो मैं ये बता रहा हूं कि 4th AD में जाकर यूरोप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बेटा। एक होता है वेस्ट यूरोप और एक होता है ईस्ट यूरोप। अब मैं ये बता रहा हूं आप सबको कि वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप, ये पूरे यूरोप की यदि हम बात करें तो यूरोप में एक अंपायर चलता था, काफी पावरफुल अंपायर, जिसे हम लोग बोलते हैं रोमन अंपायर। ठीक वैसे ही जैसे भारत में सबसे पावरफुल अंपायर की बात करें तो उस टाइम पे मुगल एम्पायर जो है वो एग्जिस्ट करता था। ठीक वैसे ही टर्की में यदि बात करें तो ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ एम्पायर शब्द का मतलब क्या है और ऑटोमन, मुगल और रोमन का मतलब क्या है। देखिए मुगल हम कहते हैं तो मुगल बेसिकली एक खानदान का नाम है। उसी तरह से टर्की में ऑटोमन एम्पायर हम कहेंगे तो ऑटोमन एक खानदान का नाम है। ठीक उसी तरह से रोमन एम्पायर कहेंगे बेटा तो रोमन जो है एक खानदान का नाम है। अब बात है कि एम्पायर आखिर है क्या, साम्राज्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए साम्राज्य का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंड यानी जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना दूर तक है। समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से रोमन एम्पायर जो है वो यूरोप का सबसे पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। एंड 4th AD में जो है यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यूरोप का 2 भागों में बंटवारा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत का जो है 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच बंटवारा होता है। तो अब यहाँ पे एक बनता है वेस्ट यूरोप और एक बनता है ईस्ट यूरोप। अब देखो रोमन एम्पायर है यहाँ, तो आप इसका नाम ऐसे भी नाम रख सकते हो कि ईस्ट रोमन एम्पायर यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य। एंड सेकेंड में इसका नाम आप रख सकते हो वेस्ट रोमन एम्पायर यानी पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और ये बंटवारा कब हुआ था यूरोप का? 4th AD में, 4वीं सदी में। चलो 2 पार्ट में ये बट गया। तो अब ये समझने की जरूरत है कि ईस्ट रोमन एम्पायर की जो कैपिटल, जब कोई भी देश बटेगा तो उसका कैपिटल अलग अलग होगा। जैसे आज देखो इंडिया का कैपिटल अलग है और पाकिस्तान का कैपिटल अलग है। जब इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही थे, 1947 में बंटवारा हुआ तो कैपिटल भी अलग अलग बनी। तो ठीक उसी तरह से ईस्ट रोमन एम्पायर की जो सी लिखेंगे तो समझिएगा कि कैपिटल की बात करें तो कैपिटल बनी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। और जो कुस्तुनतुनिया है वो ईस्ट यूरोप की ये कैपिटल हुआ करती थी। ठीक उसी तरह से वेस्ट रोमन एम्पायर की जो कैपिटल बनी उसका नाम लिख लेना आप सब, रोम। Rome was the capital of West Roman Empire and Constantinople was the capital of East Roman Empire, you can say that. So यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैपिटल तो हो गई। अब ये जो यूरोप का मॉडल आप देख रहे हो इसमें होता क्या है कि 4th AD में ये लोग डिवाइड होते हैं। और कहा जाता है ना कि जब आप डिवाइड हो जाते हैं, आप अपने घर परिवार में भी हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग आपकी मेंटलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे तीसरे को जो है अटैक करने का मौका, आपके पड़ोसियों को अटैक करने का मौका मिल जाता है। और उस समय आप बहुत ज़्यादा वीक होते चले जाते हैं। इवन इतना भी हो सकता है कि इसे आपका पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी बर्बादी के आप कगार पे चले जाए। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है कि यहां पे जैसे ही देखा जर्मनी भी एक पावरफुल कंट्री था, काफी ज्यादा मिलिट्री फोर्स उसके पास हुआ करते थे। तो जर्मनी के जो अटैकर्स है, जर्मनी आप सबको पता है कंट्री है और काफी पावरफुल कंट्री था, इसके पास बहुत अच्छी आर्मी थी उस समय। तो जर्मनी के जो अटैकर्स है बेटा वो क्या करते हैं कि वो अटैक कर देते हैं वेस्ट रोमन एम्पायर पे 477 AD में। ये थोड़ा सा याद रखना है। 477 AD में जाकर के जर्मनी के अटैकर्स क्या करते हैं, पूरे वेस्ट रोमन एम्पायर पे अटैक करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और जब आक्रमण कर देते हैं तो पूरा वेस्ट रोमन एम्पायर का ये जो रोम वाला हिस्सा आप देख रहे हो मैप में देखना, ये पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1945 की हम बात करें तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में 2 इंपॉर्टेंट शहर जिसका नाम था नागासाकी और हिरोशिमा, वहां पे एटॉमिक अटैक करके
अमेरिका ने पूरी तरह से नागासाकी और हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था। आज भी वहाँ पे लोग नहीं बसते हैं, क्योंकि लोग बसते हैं तो उसका रेडिएशन के इफेक्ट से जो है वहाँ लूल्हे लंगड़े वगैरह पैदा होते हैं। तो ठीक उसी तरह से हुआ क्या कि जर्मनी का जब अटैक होता है 477 में बेटा, तो यहाँ पे पूरा वेस्ट यूरोप का जितना कंट्री है उसको ये तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। और इसमें सिर्फ एक जो है कंट्री बच जाता है, उसका नाम है इटली। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये वही इटली है जो सोनिया गांधी का मायके है, राहुल गांधी के माताजी का ना। तो ये ध्यान में रखना है, इटली एक बचा। इटली जो है वो ध्यान में रखना है कि ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के ये जो बीच में यहां पे पड़ता है, तो आप मैप में देखना उठा करके, ये पोर्टल एरिया है। पोर्टल एरिया का मतलब होता है बंदरगाह वाले इलाके। और देखो बंदरगाह का सिंपल सा मतलब होता है कि समुद्र से सटा हुआ, और समुद्र से सटा हुआ जो भी एरिया होता है, जो भी सिटी होता है, वो बेसिकली रिच होता है। अब वो रिच कैसे होता है? तो रिच इसलिए कि आप अपने यहां देखो, गुजरात को उठा करके देखो, गुजरात क्या है, समुद्र से सटा है, उसके पीछे वो रिच। तो एक तो है ज्योग्राफिकल जो है ना कहीं कॉज भी बनता है किसी स्टेट को रीच बनने में। आप केरला को देखो, केरला भी जो है समुद्र से सटा हुआ है, पोर्टल एरिया वाला है, तो वो भी रीच होगा। मुंबई देख लो, मुंबई भी रीच होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बिहार वाले ये नॉर्दर्न साइड का जो इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया है, वो रीच क्यों नहीं है? तो न होने के पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन भी है कि ये समुद्र से सटा हुआ नहीं है, और व्यापार करने में दूसरे देशों की जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो यहाँ पे इटली जो पड़ेगा वो यूरोप के जो है ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के मिड में पड़ेगा, यानी बीच में पड़ेगा, और बीच में पोर्टल एरिया ये पड़ेगा। तो ये यहां से जाएगा और यहां तक ऐसे करके जाता है रास्ते। तो यहां आप देखोगे कि पोर्टल एरिया है। अच्छा, अब ये वाला क्या है? तो ये भूमध्य सागर है। ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो अब हम कई सारे सी का यहाँ पे अरबियन सी की बात करेंगे और बहुत सारे आइसलैंड की बात करेंगे, ताकि आप ज्योग्राफिकल मैप के थ्रू जो है हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाओ। तो देखो ये भूमध्य सागर है, और यहीं से जो रास्ता ये जाएगा ईस्ट यूरोप की तरह, तो थोड़ा सा आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको पड़ेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी यानी काला सागर, है ना। और कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ये बताइए ब्लैक सी कहाँ पे पड़ता है। तो आपको याद रखना होगा कि ईस्ट रोमन एम्पायर की जो कुस्तुनतुनिया राजधानी हुआ करती थी, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, उसके बीच जो है एक ब्लैक सी पड़ता है। ठीक है, तो अब ये ऐसे समझो। और फिर यदि हम बात करें इस साइड की, आपको पता चल गया। अब क्या होता है, जो ईस्ट यूरोप वाला हिस्सा है, तो ईस्ट यूरोप की जो ये कुस्तुनतुनिया वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये मेन रूट हुआ करता था इंडिया में आने के लिए। और इंडिया कहाँ पे पड़ता है? तो वर्ल्ड मैप में उठा करके देखोगे तो इंडिया पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया पड़ता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया पड़ेगा बेटा। तो यहां आने के लिए कोई रूट तो होना चाहिए ना। तो देखो पहले दो ही रूट एग्जिस्ट करते थे, एक लैंड रूट था और एक जो था वो सी रूट था। तो लैंड रूट जो है या सी रूट, दोनों के सहारे एक मेन रूट जो हुआ करता था वो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। तो ठीक 477 एडी में यहाँ पे जब जर्मनी का अटैक हुआ और ये पूरी तरह से वेस्ट रोमन एम्पायर खत्म हो गया, इसके लगभग 950 सालों के बाद आप देखेंगे कि 1453 में टर्की में ऑटोमन अटैकर्स जो थे तुर्की के, तो ये तुर्की ने अटैक कर दिया। और तुर्की क्या है? तो तुर्की आप देखोगे कि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग क्या है? ये क्रिश्चियन कंट्री है। और मैंने बताया कि मुस्लिम कंट्री और क्रिश्चियन कंट्री के बीच जो है डिस्प्यूट चल रहा था, विवाद चल रहा था, झगड़े चल रहे थे। तो टर्की के अटैकर्स ने क्या किया कि टर्की के ऑटोमन एम्पायर के जो अटैकर्स है उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक किया 1453 में, एंड देन कॉन्स्टेंटिनोपल वाज टोटली कैप्चर्ड एंड दिस रूट वाज मेन रूट। ये जो रूट था वो मेन रूट था भारत आने के लिए। तो मैंने अब क्या कहा, सिंपल सा मैटर है कि टर्की अटैक्ड ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल in 1453 and Constantinople route was
कैप्चर्ड बाय टर्की ऑटोमन अटैकर्स। सो याद रखना है आप सबको कि टर्की के द्वारा 1453 में अटैक करके कॉन्स्टेंटिनोपल को ब्लॉक कर दिया जाता है, और कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो कोई भी यूरोपीय कंट्री जो है, जो सोच रही थी कि अब इंडिया में हमें जाना है, वो आ नहीं पाएगी। फिर जब आ नहीं पाएगी तो दूसरे सी रूट की तलाश हो जाएगी शुरू। अब यहीं से दूसरा सी रूट की तलाश शुरू होगी कि भारत में जाने के लिए समुद्री रास्ता कोई ना कोई हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो समुद्री रास्ता है बेटा कॉन्स्टेंटिनोपल वाला, उसको तो किसने ब्लॉक कर दिया? टर्की ने। अब सवाल है कि टर्की ने ऐसा क्यों किया? तो मैंने बताया था आप सबको, टर्की ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पोर्तुगीज या किसी भी यूरोपीय कंट्री के आने से पहले भारत से ये लोग व्यापार करते थे, और भारत से व्यापार में कौन कौन से देश थे? तो टर्की था, ग्रीक था यानी यूनान के लोग थे, और इजिप्ट के लोग थे यानी मिस्र के लोग थे। आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि टर्की, इजिप्ट और ग्रीक के लोग भारत के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वो मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं? किसी क्रिश्चियन कंट्री को वो चाहेंगे कि भारत में आए और भारत में हमारा कंपटीटर पैदा हो? ये कभी भी नहीं चाहेंगे। हाँ, यानी पूरी तरह से ये चाहते थे तीनों देश कि से हमारा भारत के सामान पे पूर्ण अधिकार हो। पूर्ण अधिकार को बोला जाता है इकोनॉमिकली, यदि बात करें तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करके रखना। मोनोपोली क्रिएट करके रखना का मतलब होता है कि हम जो भी है यहाँ के सामान उस पर हम अपना पूर्ण अधिकार रखें, किसी और को यहाँ पे न आने दे, कंपटीटर न बनने दे। तो टर्की वालों ने इसलिए ये रास्ता ब्लॉक किया अटैक करके, ताकि कोई भी यूरोपीय कंट्री भारत में आकर के कंपटीटर ना बने। कंपटीटर का मतलब भारत में जो सामान इन लोगों को मिल रहा है इजीली, उसके बीच वो लोग आकर के यहां से और ज्यादा कंपटीशन न खड़ा करें, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि ये लोग यदि यूरोपीय कंट्री वाले आएंगे तो इन लोगों को जो सामान भारत से, ये लोग स्टोन ले जाते हैं, स्पाइस ले जाते हैं, जो चीजें ले जाते हैं, इंडिगो ले जाते हैं, वो कम मिलेगा। तो इसलिए जो है टर्की ने पहले ही जब देखा कि यूरोपीय कंट्री वाले इंडिया में जाने वाले हैं तो मेन रूट पे अटैक करके अपनी आर्मी को लगा दिया, इसको पूरा कैप्चर कर लिया। तो जब कैप्चर कर लिया तो अलग से सी रूट की यूरोपीय कंट्रियों में खोज शुरू हो गई। और सी रूट खोजने को जो है हिस्ट्री की भाषा में कहा गया बेटा कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का मतलब होता है भौगोलिक खोजों का आरंभ हो गया। और भौगोलिक खोज यदि कहीं पे आपको किताब में मिले तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि सी रूट का पता लगाना। सी रूट का मतलब समुद्री रास्ता, क्योंकि एकमात्र रूट जो है भारत आने के लिए, लैंड रूट के बाद सेकेंड रूट क्या था? सी रूट। समुद्र के रास्ते लोग भारत में आते थे। और आपको पता है इंडिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच बहुत अथाह गम सागर है। अब आज तो एरोप्लेन है, आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन पहले एरोप्लेन नहीं थी। पहले एकमात्र लैंड रूट था और सी रूट था। लैंड रूट बहुत दूर पड़ता था, लेकिन सी रूट से आसानी से आया जा सकता था। और सी रूट में एकमात्र रूट था वेस्टर्न कंट्री का आने के लिए, वो कॉन्स्टेंटिनोपल वाला, और अरबियन कंट्री के लिए भी यही रास्ता था। और इस रास्ता पे कब्जा जमा लिया टर्की वालों ने। जब टर्की वालों ने कब्जा जमा लिया तो नए सी रूट की तलाश शुरू हो गई, और इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, यानी भौगोलिक खोजों का दौर, भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हो गया। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन करे कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ये याद रखना है कि वो 1453 वाली जो घटना है, जब टर्की ने जो है अटैक किया था ईस्ट रोमन एम्पायर पे और कॉन्स्टेंटिनोपल वाला रास्ता बंद कर दिया था, उसी टाइम से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की यूरोप में शुरुआत हो गई थी। यानी नए सी रूट का पता लगाने की शुरुआत हो गई थी। तो देखो, तो एक तो आप ये पढ़े कि इसका एक रिजल्ट हुआ अटैक का कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी शुरू हो गई। दूसरा जो है हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो चूंकि लंबी हो जाए, इसलिए जो है लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। और आप लोग को यदि इंटरेस्ट लगता है तो मैं लंबी वीडियो आगे जाकर के बनाऊंगा। अब अगला चौथा पार्ट जो है वो कल आप सब देखिएगा। और मैं इवन इतना बता रहा हूं कि आपको हिस्ट्री में कोई भी किताब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यदि स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं किताब, वो ऑलरेडी हमारे इस नोट्स में मिल जाएंगे। आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्रा इसमें मिल जाएगा। सुमित सरकार की किताब पढ़ रहे हैं, इसमें मिल जाएगा। जितने भी विजन आईएएस से लेकर दृष्टि आईएएस नोट्स पढ़ेंगे, इससे एक भी बाहर जो है नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखे। सुमित सरकार की किताब पढ़ेंगे, जितना भी हिस्ट्री के बड़े बड़े किताबें पढ़ेंगे वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आप वीडियो को देखिए, और यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं वैल्यू ऐड हो रहा है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देख